हेलो फ्रेंड्स, दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो पिछले 20 सालों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मुद्दों पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे चीज़ों से बाहर निकाला है। रिस्कान जी, ये मानव तस्करी आज के डेट पे बहुत बड़ी समस्या है और ये पूरे भारत में फैला हुआ है और आप पिछले 20 सालों से इसमें काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये किस तरह से ये काम लोग करते हैं और कितना ये समाज के लिए खतरनाक है? देखिए, जैसा आपने कहा कि मानव तस्करी बहुत पुराने सालों से चलता आ रहा है और हम 20 साल तो अभी लगभग ऐसा हो रहा है कि मैंने कल ही शुरू किया था। ये सदियों सदियों की समस्या है, पर अपने अपने समय पे ये जो मुद्दा है कई बार अलग अलग रूप लेता है। खासकर अभी देखिए, कोविड के बाद बहुत सारी केसेस जो हैं अब सोशल मीडिया के थ्रू चली गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये बहुत बड़ी सालों की समस्या है और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और हमें ऑर्गेनाइज्ड वे से फाइट करना होगा, तभी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को फाइट कर सकते हैं। तो ये मानव तस्करी में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? मानव तस्करी में देखिए, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, जो बच्चों की तस्करी होती है, बाल श्रम के लिए बच्चों को लाया जाता है, चाइल्ड लेबर के लिए लाया जाता है, चाइल्ड मैरिज के लिए कई लड़कियों को इस तरह से लेके जाया जाता है, चाइल्ड सेक्सुअल जो अब्यूज़ है, प्रोस्टिट्यूशन जो इसको हम वेश्यावृत्ति कहते हैं, उसके लिए बड़ी संख्या में लड़कियों को भारत के तमाम इस तरह के जो जो चकलाघर है, जो रेड लाइट एरिया है, वहाँ के लिए लाया जाता है। कई ऐसे लड़कियां हैं जिनको या बच्चे हैं जिनको ऑर्गन ट्रेड्स के लिए लाया जाता है, उनके किडनी निकाल के बेचा जाता है। ये बड़ा ग्रे मार्केट है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज सच देखिए एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और कई रूप में ये ट्रैफिकिंग होता है। ज़रूरत ये है कि हम इन सारे चीज़ों को समझे, इसकी भयानक रूप को समझे और इमीडिएट एक्शंस ले, अदरवाइज ये बहुत फलता फूलता अब आप देखेंगे कि स्पा सेंटर्स, मसाज सेंटर्स की रूप में ये वेश्यावृत्ति बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कई फॉर्म्स में है। बाल श्रम के लिए है, बाल विवाह के लिए है, वेश्यावृत्ति के लिए लार्ज संख्या में लड़कियों को लाया जाता है। तो मतलब ये जो पुराना जो टाइम था जिसको कोठा कहा जाता था, वो अब उसका नया वर्जन है, ये स्पा सेंटर एंड मसाज सेंटर? एकदम ये नया वर्जन है और इसके लिए अभी स्पा सेंटर, मसाज सेंटर के लिए कोई हमारे देश में इस तरह की कोई कानून नहीं है। और जो जैसा कि मुझे पता है कि कितने लगभग 2-4 साल में इस तरह के सेंटर्स बहुत बड़े हैं। आप एनसीआर रीजन में ही देख लीजिए, तमाम ऐसे मॉल्स में, तमाम ऐसे लोकेलिटीज़ में, बड़े बड़े अच्छे पॉश लोकेलिटी में आप अगर देख लें तो वहाँ पर भी इस तरह के स्पा सेंटर्स, मसाज सेंटर्स बहुत मशरूम हुए हैं। पुलिस आए दिन रेड करती है, पुलिस का रेड होता है, लड़कियां वहाँ से रेस्क्यू होती हैं, कई लोग पकड़े जाते, कस्टमर पकड़े जाते, पर अंत में कुछ होता नहीं है। इसके लिए कोई लॉ नहीं, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना है और मैं तो आपके पॉडकास्ट से ये कहूंगा कि एक स्ट्रिक्ट लॉ जल्द से जल्द आए, ताकि इस तरह के मसाज सेंटर्स जो मशरूम हो रहे हैं, सिर्फ एनसीआर रीजन नहीं, आज देश के कोने कोने में, आप छोटे छोटे लखनऊ में चले जाइए, आप आगरा में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, ऐसे सेंटर्स तमाम आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में चले जाइए, कलकत्ता में आप चले जाइए, तरह तरह के इस तरह के स्पा सेंटर्स बहुत बाहर से बहुत अच्छे दिखेंगे पर अंदर में इस तरह के धंधे चलते हैं। वो मसाज के नाम पे ये एक दूसरा एकदम मसाज। ये देखिए, कोविड के बाद जब वेश्यावृत्ति जो चकलाघर जो हम लोग बोलते हैं, रेड लाइट एरिया, धीरे धीरे उनकी जो आकर्षण है लोगों के लोग जो जाते थे वहां पर, अब वो वहां कम जाने लगे। अब इस तरह के जो स्पा सेंटर और मसाज सेंटर्स के रूप में जो
रेड लाइट एरिया की बन गया है, छोटे छोटे ये सलून्स खोलते हैं, स्पा सेंटर्स खोलते हैं। क्या स्पा सेंटर्स का मतलब क्या है कि आप वहां पर आके मसाज कराएं? किस चीज का मसाज है? और मसाज करता कौन है? वो लड़कियां कहाँ से आती हैं? वो सारे नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां आती हैं, कोई बंगाल से आता है, कोई असम से लड़कियां को लेके आते हैं और इस तरह के सेंटर्स में लाके डाल दिए जाते हैं। जन आक्रोश की जरूरत है। क्या आज दिल्ली में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि स्पा सेंटर्स खुल गए हैं? तो ये सिर्फ सरकार की दायित्व नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सरकार की दायित्व है, पर सामाजिक लोग जो हैं, जो समाज के लोग हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे लोकेलिटी में क्या हो रहा है। एक्शंस होने चाहिए, कंप्लेंट्स आने चाहिए, तभी इस तरह के सेंटर्स रुकेंगे। लोगों को पता है कि यहाँ पर मसाज सेंटर्स हैं, वहां लड़कियां आके मसाज करती हैं और चुपचाप से जाके मसाज करा के बाहर निकल जाते हैं। और आप देखिए, जब रेड्स होते हैं, जब इस तरह के रेड्स होते हैं, तो इस तरह के कई सारे लड़कियां, खबरों में आता है कि आज 15 लड़कियां मसाज सेंटर से निकाली गई और 10 कस्टमर निकाले गए। अरे होता क्या है इसमें? अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कौन से स्टेट से ज्यादा लड़कियां को यहाँ पे लाया जा रहा है? जो छोटी बच्चियों को लाया जाता है और जीबी रोड या स्पा सेंटर इसमें जो डाल दिया जाता है, तो ये ज्यादातर किस स्टेट की होती हैं? देखिए, मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो आप नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां लाई जाती हैं, बंगाल से लाई जाती हैं, बिहार से लाई जाती हैं, असम से लड़कियां लाई जाती हैं, तेलंगाना से लड़कियां लाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश से लड़कियां लाई जाती हैं जो रेड लाइट एरियाज में ज्यादा लाई जाती, महाराष्ट्र से लड़कियां लाई जाती हैं। इन राज्यों से, और ये कोई 1 साल 10 साल की नहीं कहानी है, सालों साल से इन राज्यों से लड़कियां लेके आए दिन पुलिस की टीम रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली या एनसीआर रीजन्स में आती हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड बनता चला जा रहा है। हम लोग ऑर्गेनाइज, जो लोग बचाते हैं, जो चाहे वो पुलिस के लोग हों या एनजीओस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, पत्रकार हों या कोई भी हो, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। हम लोग ऑर्गेनाइज, कोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। आप देखिए ना, एक केस सालों साल, कोई लड़की को, अगर मैंने हजारों लड़कियों को रेस्क्यू किया होगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं एक लड़की को इसी दिल्ली में बचाया था, जिसको उस बंगाल से उठाया गया, बंगाल के एकदम सुंदरबन एरिया से उसको उठा के लेके लाया गया और यहाँ पर पहले गाजियाबाद में, फिर उसको दिल्ली में, उत्तराखंड में, तो उसको हर रेड लाइट कई राज्यों में उस लड़की को लेके गया और उस समय वो लड़की माइनर थी। उसको ला के जब उसकी शरीर में, उस समय भी जब हमने रेस्क्यू किया, उस समय भी वो लड़की माइनर थी और उसका शरीर से जब उसको फेंक दिया गया गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर, वहां से उठा के हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया था। उसके शरीर से 25 लीटर की पस निकली थी और 3 महीने लगभग वो लड़की हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद वो लड़की को वापस घर भेजा गया था, जिसमें वो फुल ब्लोन एड्स पेशेंट पाई गई थी। क्या उस लड़की की क्या वो थी, क्या गलती थी? क्या गलती थी उस लड़की की? लड़की होना ही गलती तो लगता है। एकदम उस लड़की की कोई वो नहीं थी। उसको उठाया किसी ने, स्कूल जाते वक्त उठा लिया, ला के दिल्ली में बेच दिया उसको। तो मतलब और वो लड़की पूरे जीवन भर एड्स से ग्रसित है, तो उसकी जीवन भविष्य खराब हो गई। तो आप लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, तो कैसे पता चला आप लोगों को? हमारे को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन्फॉर्म किया था। उसके एक रात पहले उसी लड़की को हम लोगों ने गाजियाबाद में रेड भी किया था। अच्छा। रेस्क्यू करने के लिए हम लोग गए थे, पर नहीं हो पाया था। बट उसके 24 घंटा बाद वो लड़की को लाके वहां फेंक दिया गया था और बहुत हालत खराब था उस लड़की का, एडमिट जब हुई थी। तो सिचुएशंस ये है कि देखिए, त्रासदी है कि लड़कियों को बहला फुसला के जो ला के इन चकला घर में, रेड लाइट एरियाज में या इन सेंटर्स में, स्पा सेंटर्स में ला के बेचते हैं, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। मैं बार बार आपके पॉडकास्ट में ये कह रहा हूं कि वो लोग ऑर्गेनाइज्ड है। कोई बहलाता है लड़कियों को गांव में, कोई फुसलाता है, कोई गांव से उठा के शहर तक लाता है, कोई शहर से लेके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक लाता है,
वहां से कोई और आदमी या महिला होती है जो उसको ले आके बड़े शहरों में लाके इन बड़े शहरों के दलदल में डाल देते हैं। तो ये पूरा चेन सिस्टम है। ये पूरा चेन सिस्टम है और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सवाल ये है कि हम लोग जो इधर हैं, जो हम लोग लड़कियों को बचा रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये लोग क्या गांव में रेकी करते हैं कि किसकी छोटी बच्ची है जिसको हम उठा सकते हैं? देखिए, बहुत ऐसे जो इस तरह के काम, खासकर जब नेचुरल डिजास्टर्स कहीं आता, अभी बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, बाढ़ आया हुआ है। बहुत ऐसे फैमिलीज इधर से उधर हुए होंगे, हाँ। गरीबी की हालात फेस कर रहे होंगे। हाँ। तमाम पूरे देश भर में जब नेचुरल डिजास्टर्स, कई बार भूकंप आता है, तो इस तरह के, और ये भी देखा गया जब नेपाल में जब हुआ था, उस समय भी मुझे पता है कि दिल्ली के जीबी रोड के बहुत सारे जो कोठे मालकिन थी, वो नेपाल का जब भूकंप हुआ था, उस समय वहां जाके अपने आप को एक अच्छा वो दिखा के उन लोगों के लिए किसी को दाल दे रही है, किसी को चावल दे रही है, बाद में वही गांव से लड़कियों को लाके कोठे में डाल देती थी। ओह, ये तरीका देखिए पहले तो मतलब वो अटैचमेंट लोग के साथ एक फैमिली मेंबर्स की तरह बन करके उनके बच्चों को उठा लेना। एकदम। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उस समय हम लोगों को बहुत ही सीरियसली, हमारे सरकारों को, हमारे सोशल वर्कर्स जितने भी काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे को बहुत सतर्क होना चाहिए। और हाल ही में आप देखेंगे कि हमारी भारत सरकार ने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं। पूरे प्रदेश में रेलवेज को बोला गया, स्पेशल ऑर्डर्स किया गया, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के साथ मिलके रेलवेज ने पूरे देश में ये किया कि हर रेलवे स्टेशन में 15 दिन की स्पेशल कैंपेन्स चली, और कई रेलवे स्टेशंस के हमारे रेलवे पुलिस ऑफिसर्स लोगों ने लड़कियों को रेस्क्यू किया है, रेलवे स्टेशंस में, रेलवे ट्रेन्स के अंदर में। तो ये जो मूवमेंट होता है, जो गांव से कौन लेके आ रहा है, ये चेन को पकड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरी जो पुलिस जो प्रक्रिया है, पुलिस के लोग के लिए, स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए, सरकारों के लिए। हम लास्ट के आदमी को तो पकड़ लेते हैं, उसके पहले वाले जो गांव से उठा के लेके आया है शहर तक, वो पूरा चेन जो है, वो चेन कभी नहीं पकड़ाता है। इसीलिए हमारी जो भारतीय न्याय संहिता, जो हमारी नई कानून जो एक्ट बना है, उस एक्ट में अब पुलिस को पूरा चेन को पकड़ना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगर कोई शिकार, कोई लड़की या लड़के को पुलिस रेस्क्यू करेगी, तो उसके पूरे चेन को पकड़ना होगा। कौन उस गांव से लड़की को उठा के ले आके दिल्ली के चकला घर में हो, या दिल्ली के कोई ऐसे सेंटर्स हो जहां पर लड़कियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है। तो ये लड़कियां लोकल नहीं होती है, सब दूसरे स्टेट से लाई जाती है। मैक्सिमम दूसरे स्टेट, बीमारू स्टेट्स जो हम लोग कहते हैं, जो गरीबी, इकोनॉमिकली जो कमजोर स्टेट्स है, जो जूझ रहे हैं अपनी, मतलब मेरा है कि वो गरीबी के कारण ही इन लोगों का फायदा उठाते हैं, उनकी गरीबी। देखिए, गरीबी के कारण ये बहुत ही आसानी से हम लोग सबको बोल लेते हैं गरीबी के कारण, बट सरकारें, इसीलिए तो बहुत सारी सरकारें हैं। देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, कई राज्य में आप देखेंगे कि स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, हाँ, जो गरीब फैमिली है, कई बार होता है प्यूबर्टी एज में लड़की अगर आ जाती है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, अभी इनकी या तो शादी करा दो या तो घर में अब बैठा दो, स्कूल मत भेजो। उसी समय स्कूल ड्रॉप आउट होता है, और वहीं पर ही ये एजेंट जो ट्रैफिकर्स होते हैं, ऐसे फैमिली को टारगेट करते हैं जिनकी लड़की घर में बैठी हुई है। उसको बोलते हैं कि आप अपनी लड़की को बाहर भेज दो, इतना पैसा मिल जाएगा, नौकरी करेगी, और वहां से उस लड़की की ट्रैफिकिंग हो जाती है। तो चिन्हित कोई करता है, वो गांव का ही कोई आदमी होता है। और कई लोग तो शादी करके भी फंसाते हैं। एकदम, कई लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को प्रलोभन दे के उनको फंसा के और उसके बाद उनको ला के बेच देते हैं। हमने कई ऐसी लड़कियों को बचाया है जिनके कई बार गर्ल चाइल्ड में ही शादी हो गई, उसका हस्बैंड मारता पीटता, ड्रग्स लेता था या शराब पीता था। खासकर ये आंध्रा, तेलंगाना, ऐसे कई ऐसे राज्यों से लड़कियां हमने देखा है जिनको
हमने बचाया भी है। और उन लोग ने कहा कि बचपन में मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और अंत में हमको, मेरा पति मारता पीटता था, तो मैं यहाँ पर लाके, हमको किसी ने, महिला ने आके बोला कि हमको तुमको दिल्ली में काम देंगे, और मैं उसके साथ आ गई। दिल्ली में हमको काम नहीं दिया, मुझे ये चकला घर में बेच के चले गए। और एक बार आप चकला घर में अगर वहां पर चले गए, वहां से बाहर आने का रास्ता नहीं है। नहीं, कोई निकलना चाहे तो वहां से निकलने का आसान रास्ता नहीं है। कोई आके अगर आपको किसी लड़की को कोई बेच जाता है वहां पर, हाँ। वो लड़की जब तक वो जितने का वो उसके खरीदार को वो पैसा दिया है कोठा मालकिन, जब तक वो रिपे नहीं कर पाएगी तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इनकी क्या कीमत लगाई जाती है? देखिए, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक लड़की की फिजिकल लुक के कैसी है। और खासकर आप देखेंगे कि बंगाल की बहुत ऐसी लड़कियों को अर्ली स्टेज में, असम की लड़कियों को, बंगाल की लड़कियों को, बिहार की लड़कियों को लाके बेचते हैं। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसी जगह की लड़कियों को लाके ये रेड लाइट एरिया में बेचते हैं इन लड़कियों को। तो जैसे मान लीजिए छोटी लड़की आई है, छोटे छोटे बच्चों को भी उठा लेते हैं, तो उसको जो कोठा मालकिन होती है वो क्या मतलब बचपन से ही रख लेती है, उसको कहीं रखती है, उसको ट्रेन करती है, क्या? देखिए, शुरुआत में तो इनको ट्रेंड किया जाता कहीं। अब चूंकि इस तरह के जीबी रोड एरिया हुआ या कई ऐसे जगह हैं जो रेड लाइट एरिया है पूरे देश में, अब पुलिस की निगरानी बहुत रहती है। हाँ। रेड्स होते रहते हैं। तो क्या है कि ये लोग कोई छोटे लोकेलिटी में लाके लड़कियों को रख देते, जैसे लोनी हुआ। लोनी में हमने बहुत रेड्स किए हैं वहां पर, जहां पर लड़कियों को तैयार किया जाता था। उस दौरान जब रेड्स होते थे तो बहुत ऐसी लड़कियां रेस्क्यू भी हुई हैं। ये ब्रॉथल कीपर्स लोग पहले तैयार करते थे और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन जो है वो जो है वो कोठा में जो मैनेजर होता है, पहला एक्सप्लॉयटेशन वही करता है। कई ऐसी लड़कियों को हमने ये भी देखा है कि उनके प्राइवेट पार्ट में अगर वो डिनाई करती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ये धंधा नहीं करूंगी, जबकि कोठा मालकिन बोलती है कि अब तुमको ये काम करना होगा, तुमको बेच के चला गया है, वो मना करती है, बोलती है कि मैं नहीं ये काम करूंगी, तो उसके साथ बहुत मारपीट होती है। और उसके प्राइवेट पार्ट में हॉट प्रेशर कुकर भी कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये डाला गया या सिगरेट के बट से जला दिए जाते हैं। माय गॉड। ये पूरा, आप एक NHRC की रिपोर्ट एक आई थी 2011 में, उस रिपोर्ट में भी पूरा डिटेल मेंशन किया है कि एक्सप्लॉयटेशन का भयानक रूप है। और ये एक और भी चीज बड़ा भयानक है कि छोटी बच्चियों को लाके इन रेड लाइट एरियाज हो या लोकेलिटी में लाके आप अगर उस लड़की को वहां पर बेच दिए हैं, उस लड़की को एक्सप्लॉयटेशन की कोई सीमा नहीं है वहां पर कोई भी कस्टमर आके उसको एक्सप्लॉयट करके चला जाता है। कई बार जो बहुत यंग लड़कियां हैं वो उनके साथ 8 से 10 बार, 12 बार, 15 बार उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन। मैंने जिन लड़कियों को बचाया, मुझे उन लड़कियों ने ये कहा है कि भैया मुझे 20-20 बार, मेरी सुबह 11 बजे दिन में होती थी, मुझे 11 बजे दिन में रेडी कर दिया जाता था। अच्छा। और रात के 2 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती थी। अब आप सोचिए, एक दिन में कितने क्लाइंट्स? 15 से 20 बार क्लाइंट्स। ये मैं बोल रहा हूं तो रोंटे खड़े हो जाते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन उस रेड लाइट एरियाज में कितना है। इसीलिए मैं आपके पॉडकास्ट से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस दिल्ली में, वो NCR में या कहीं भी इस तरह की कोई रैकेट्स चल रहे हैं, कोई इस तरह के धंधे में कोई लड़कियों को लाके बेचता है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। तुरंत। हमारी भारतीय जो न्याय संहिता, जो कानून है, काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है। हमारी सेक्शंस भी अच्छे हो गए हैं। मुझे लगता है कि अगर जितना जल्द से जल्द हम लोग देखिए क्या होता है कि गांव से लड़कियों को लाके बेच देते हैं
उसको अगर तुरंत हम लोग रेस्क्यू कर ले तो अच्छा है। जितना डिले होगा उसके उतना ही, क्योंकि वो लड़की बाद में हमें कई लड़कियां ये भी कही है कि भैया अब आ रहे हो आप बचाने के लिए, जब हमारी सारी पूरी मेरी दुनिया लुट गई है, अब आप आ रहे हो, क्या पर्पस, बाहर निकल के तो फिर हमें कई लोग पकड़ लेंगे। बहुत मुश्किल होता है इन लड़कियों को समझाना कि बाहर की दुनिया निकलिए, सरकारों से बात करिए, सरकार मदद करने के लिए तैयार है। बहुत ऐसी सरकारें हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट भी है, मैं जानता हूं कि असम की सरकार है, बंगाल की सरकार है, दिल्ली में सरकारें हैं, केंद्र सरकार है। सब सरकारें ये चाहती हैं कि हम लोग इस तरह की लड़कियां कोई बाहर निकलती है तो उसको हेल्प करें, पर रिहैबिलिटेशन की स्कीम्स हमारे पास नहीं है। रिहैबिलिटेशन में सिर्फ रिहैबिलिटेशन पैसा दे देना से नहीं होता है, ट्रॉमा को फाइट करना होगा, लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमा होता है, क्योंकि उसको एक बार टैग लग गया तो लोग फिर उस चीज को मतलब फैल जाती है बातें। बहुत आसान नहीं होता है एक लड़की को उस चकला घर से निकल के नॉर्मल लाइफ में आना। वो सोसाइटी का बड़ा दिल चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और हमारी सोसाइटी उस तरह से अभी रेडी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। मैंने 6 लड़कियों को बाहर निकाला है और मुझे सालों लग गए हैं उन लड़कियों को, उनकी ट्रॉमा फाइट करते करते, उनको रास्ता दिखाते दिखाते। आज वो लड़कियां अपनी कंपनी बनाई हैं, वी पावर, खुद की कंपनी, जो जीबी रोड से 20 साल उन लोगों ने जीबी रोड में रहा। उसके बाद मैं उन लोगों से बात कर, मतलब हमारी टीम जो है, हम लोग जाते थे उन लोगों से बात करते थे, उन लोग हम लोगों को समझ ही नहीं पाते थे कि ये सब तो आते हैं यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने के लिए। अच्छा, तो ये क्यों आया है, ये क्या बोल रहा है कि ये आप हमको बचाएगा, एक जीवन देगा। हाँ, कहीं इसके पीछे भी तो वही चीज हो सकता है। हाँ। तो ट्रस्ट खत्म, वो ट्रस्ट बिल्ड करना, हम लोगों ने कई बार लड़कियों को हॉर्लिक्स जाके देते थे जब वो बीमार पड़ जाती थी कि लो दीदी ये हॉर्लिक्स आप अपने लिए, अपने थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा। धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट मिला, और मैं कह रहा हूं मेरे 20 साल के और मेरे और मेरे टीम के, शक्ति वाहिनी की टीम के पूरे 20 साल की जर्नी में 6 लड़कियों को हम लोगों ने कोशिश की है कि उनकी ट्रॉमा से निकालने के लिए अपनी उन लोगों ने कंपनी बनाई, वी पावर अपने बैग्स बना रही हैं, अपनी बैग्स को। और हमारी जो फॉर्मर जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन थी रेखा शर्मा जी, उन्होंने आज से 2 साल पहले उन्होंने उनकी कंपनी को लॉन्च किया। और जो लड़कियों ने कभी सिलाई, कभी कैंची चलाना नहीं सीखा था, वो आज भी हमको ये बोलती है, भैया हम लोगों ने तो कभी सीखा ही नहीं था, हमें तो लड़की ला के बेच दिया था ये काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए। वो तो छोटी उम्र में आ गई एकदम। पर वो जब निकली, आप सोचिए कि किसी को कैंची चलाना, मीटर नापना, कितना मीटर लगेगा कपड़ा, वो लोग कभी नहीं जानती थी। आज वो सीख के अपनी खुद की कंपनी चला रही हैं। मुझे लगता है कि हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या हमारी टीम उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो 6 लड़कियां हैं जिन्होंने उस दलदल से निकल के आके हम लोगों पे विश्वास किया कि नहीं, ये लोग हम लोगों को कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज आपके सामने वो खड़ी रहेंगी और आपको सामने कई जगह जाती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में अपनी लेक्चर देती हैं। वो लड़कियां बड़े कॉर्पोरेट्स में जा रही हैं, अपनी बातों को बताती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब बड़ी स्टोरी की उनपे, तो उनको लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और समाज ने उनको इज्जत देने लगी, तो समाज में वो इज्जत वापस आ गई उनकी। ऐसे तो अभी कितने लोग होंगे जिनको ये करने की जरूरत है। सोचिए 6 के लिए इतने साल लग गए। मैं ये कहता हूं कि इतने, आप सोनागाछी में ही देख लीजिए, लाखों लड़कियां हैं। सोनागाछी जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोथल है। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोथल है। सोनागाछी हुआ, बॉम्बे में, मुंबई में हुआ। हाँ। ये बड़े रेड लाइट एरियाज हैं हमारे। और ये दिल्ली वाला जीबी, दिल्ली में तो इसमें बहुत कम पहले था, अब धीरे धीरे देखिए दिल्ली में वो एकदम सिटी के अंदर क्लब हो गया है जीबी रोड। अच्छा। जो हमारे सरदानंद मार्ग है,
एकदम रेलवे स्टेशन के बगल में। देखिए यहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड पूरा रैकेट चलता है, एकदम रेलवे स्टेशन के पीछे ही है। हाँ, तो जैसे उतरेगी सीधा एकदम। तो कोई अगर रैकेट ये लेके आ रहा है उसको दिल्ली रेलवे स्टेशन में, हाँ। तो अजमेरी गेट उतरा और वहां से कई ऑटो वाले मिले रहते हैं जो ले जाके पहुंचाते। कुछ ब्रोथल कीपर के ऑटो भी चलते हैं, अच्छा, जो जाके वहां पर पहुंचा देते हैं लड़कियों को धीरे से। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कोई रेलवे स्टेशन में भटक जाते हैं, लोग उनको ही उठा कर एकदम पहुंचा देते होंगे। मैं ये जानता हूं कि कई स्टेशंस में, बड़े स्टेशंस में इस तरह के रैकेट्स चलते हैं। खासकर महिलाएं ऐसी रहती हैं रेलवे स्टेशंस में। मैं सियालदह स्टेशन में देख लीजिए, हावड़ा स्टेशन में देखिए, नई दिल्ली स्टेशन में देखिए, कोई ऐसी अनजान लड़की अगर भटक के कहीं से आ गई है तो उसको कोई आके बोलता है चलो ना हम तुमको हेल्प कर देते हैं, और वहां से उठा के लेके चले जाते हैं। मतलब ये काम ज्यादातर जोर जबरदस्ती से ही होता है। एकदम जोर जबरदस्ती। मैंने इतने सालों की अपनी पूरी कैरियर में, मैं और हमारी जितनी टीम है, हम लोगों ने कभी नहीं देखा है कोई लड़की ने खुद से बोला है कि मैं स्वेच्छा से आके करना चाहती हूँ ये काम। किसी लड़की ने कभी नहीं बोला कि मैं स्वेच्छा से। कैसे पता एक आंध्रा से लड़की को या बंगाल से कोई लड़की को कि ये दिल्ली का जीबी रोड है? कोई ना कोई उस बीच में कोई है जो वहां तक पहुंचा देता है। वहां तक पहुंचाता है। उस गांव में अगर कोई तेलंगाना के गांव में कोई लड़की, आंध्रा के गांव में कोई लड़की है, उसको कैसे पता चलता है? ये कोई पूरा नेटवर्क है, और जरूरत है कि इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना, इस पूरे नेटवर्क की बैकबोन को तोड़ना। गांव में बैठा हुआ जो आदमी है, जो लड़कियों को प्रलोभन दे रहा है शहर तक आने के लिए, उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा। और यही हमारी जो भारत की नई कानून जो आई है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो कानून आया है, उसमें ये पूरा क्लियर है कि पूरा सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पूरा चेन को पकड़ने के लिए ये जरूरत है। और इसीलिए अभी आप ऑफ लेट देखेंगे कि बहुत हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स लिए हैं पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए, कि पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोविड के बाद कैसे बढ़ा है और किस तरह से रोका जाए।